जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम क्वाड्रिलेटरल की क्लास करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या है वो सब देखेंगे हम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी का आपका बैच चल रहा है, टारगेट बैच है। तो अभी हम ट्रायंगल पढ़ा चुके हैं और हमें क्वाड्रिलेटरल शुरू करना है। ठीक है, चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स। अब ये इसको पढ़ना, इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो जिसमें चार भुजाएं होती हैं वो क्वाड्रिलेटर कहलाता है। लेकिन पढ़ना इसमें क्या क्या है, तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले एक होता है समांतर। क्वाड्रिलेटर कितने हैं? समांतर चतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। अब इसमें देखिए, इसमें भी तीन चीजें आ जाएंगी। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या आ जाएगा? समांतर चतुर्भुज, देखो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है और रोम्बस भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो पैरेललोग्राम भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो हमें ये चीज पढ़ना है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या आ जाएगा? एक आयत आ जाएगा, यानी रेक्टेंगल, और इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है। और ये इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये ट्रेपेजियम होगा। पैरेललोग्राम में क्या क्या आ जाएगा? आयत हो गया, दूसरा एक वर्ग हो जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा, और एक हो जाएगा आयत वर्ग स्क्वायर, और एक आपका हो जाएगा रोम्बस यानी समचतुर्भुज। एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, एक रोम्बस हो जाएगा। ये सब आपको पढ़ना है इतना क्वाड्रिलेटरल में। अब देखो इसके क्या है, क्षेत्रफल, परिमाप और ये सब हमको पढ़ना है। और इसकी प्रॉपर्टी भी जो होंगी वो हम सब बताते जाएंगे। तो आपको रेगुलर हो गया, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो इतना चीज पढ़ना है। पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, फिर उसमें समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में क्या क्या आता है, आयतवर्ग और समचतुर्भुज, ये सब आ जाएंगे। और एक ट्रेपेजियम अलग से पढ़ेंगे, और एक जो काइट वगैरह रहेगी उसको भी अलग से बता देंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो पहले क्वाड्रिलेटर का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, वो देख लेते हैं होता क्या है, प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं। केवल क्वाड्रिलेटर की बात करें, कोई भी चतुर्भुज हो। ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? जिसमें चार भुजाएं वो आपको क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। यानी आपका चार भुजाएं होनी चाहिए। तो चार भुजाएं कैसे भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, अब कोई उसमें फिक्स नहीं कैसा होगा। ठीक है। ये चार भुजाएं हो गई। तो ए, बी, सी और डी आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। चार भुजाएं हो गई। और इसके देखो, चार भुजाएं हो गई, क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है किसी भी आकृति का? परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, यानी पेरीमीटर क्या होगा? मीटर, यानी चारों भुजाओं का योग। टोटल कर देना जितनी इसकी भुजाएं हैं। ठीक है, जिसकी इसकी जितनी भुजाएं हैं उसका सबको टोटल कर देना। तो क्या है भुजाएं? चलो ए बी सी डी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ए मान लिया, ए बी मान लिया, और ए सी मान लिया, और डी मान लिया, स्मॉल डी मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला परिमाप हो जाएगा। अब इसमें क्षेत्रफल की बात आएगी। क्या आएगी? क्षेत्रफल की बात आएगी। तो अब इसमें क्षेत्रफल की बात आएगी, तो क्षेत्रफल, इसको डी कर लीजिए।
इसके क्षेत्रफल की बात आएगी तो एरिया कैसे निकलेगा। तो इसके लिए एरिया का कोई फार्मूला, पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, लेकिन हमें अगर मान लो ये दिया है और हमें यहाँ पे अगर विकर्ण डाला हो, ये कोई विकर्ण हो, तो दो त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो दो त्रिभुज बन गए और त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो फार्मूला से निकाल के और इसका भी हीरो फार्मूला से निकाल के, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्भुज एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपका एक क्या दिया है, आपको ये विकर्ण दिया है, यानी आपका विकर्ण दिया, डायगोनल दिया है और आपको ये दो भुजाएं, चारों भुजाएं दी हैं, तो इस त्रिभुज का निकाल के ऐड कर देंगे, आपका क्वाड्रिलेटर का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक तरीका तो ये है। कभी कभी ऐसा दे देगा, ठीक है, एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या रहेगा, एक पहले तरह से ये निकाल लेंगे, दूसरा पॉइंट ये रहेगा, अगर मान लो हमें निकालना है, इस पे हम क्या डाल दें, लंब डाल दें, इस विकर्ण पे हमें क्या डाल दें, ये पूरा विकर्ण है डी और एक इस पे लंब डाला, ठीक है, ये h1 हो गई ऊंचाई और एक इस पे h2 डाल दिया, ये h2 ऊंचाई हो गई। अब दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना मतलब क्या करना है, तो इस त्रिभुज का निकालेंगे। उस पहले में जब हमें क्या केवल विकर्ण पता था, h1 h2 नहीं पता थे, तो हम इस तरह से निकालेंगे। लेकिन अगर जैसे हम विकर्ण है और विकर्ण पर डाले गए लंब पता चल जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, उसका यूज करके हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो उसका यूज करके हमको काम चलाना है। तो इसको डी हटा देते हैं, डी इधर ले लिया था, चलो। अब उसका यूज करके हम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी का क्षेत्रफल, बी डी सी का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल क्या, 1/2 बेस क्या आ गया, बेस ए बी डी ले लें, बी डी ले लें और हाइट क्या हो गया, h1 हो गया। इसका 1/2 बेस वही रहेगा, बेस क्या बी डी रहेगा और हाइट क्या h2 ले लें, h2, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम क्या करें, 1/2 बी डी कॉमन ले लें और h1 प्लस h2। तो जब भी क्वाड्रिलेटर का क्षेत्रफल निकालना हो और विकर्ण दिया हो, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे। और फॉर्मूला क्या बन गया आपका, एक विकर्ण दिया और विकर्ण पर डाले गए लंब दिए हों, तो कुछ नहीं करना है आपको, 1/2 डायगोनल लेना है और h1 प्लस h2 कर देना है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटर के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, और इसके चारों परिमाप ये होगा, क्षेत्रफल ये होगा और चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग होता है इसके, तो चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी कितना होता है, 360, ठीक है। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो पहले पढ़ने समांतर चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटर बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के अंदर आयत वर्ग सब आ जाते हैं। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश होती है पैरेललोग्राम, ठीक है, ये होती है इंग्लिश। अब हमें समांतर चतुर्भुज, जैसे नाम है पैरेलल, समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं तो होंगी
लेकिन आमने सामने की भुजाएं यानी फेस टू फेस सामने जो भुजाएं हो गई वो कैसे हो गई, समांतर तथा बराबर होंगी। ठीक है, तो जैसे बना देते हैं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है। इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और बराबर भी होंगी। ठीक है, और ये बराबर भी होंगी, आ रहा समझे, और ये पैरेलल होंगी और कैसे होंगी, बराबर भी होंगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या पहले पॉइंट है, ऐसा चतुर्भुज कोणों का योग तो कितना हो, 360 होगा। इसमें चतुर्भुज जितना भी बनेंगे सभी एंगल का योग कितना हो रहा है, 360 ही होना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, तो इस पहले प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने कौन सी है, ए वाली भुजा, इसके सामने कौन सी, ए वाली भुजा, तो बराबर होंगी और समांतर होंगी। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के, और साथ में ए बी पैरेलल भी होगा सी डी के, यानी ए बी और ये दोनों बराबर होंगी और ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, और इसी में अगला ए वाली भुजा, इसकी भुजा समांतर कौन सी है, बी सी, बी सी बराबर होगा ए डी के, बी सी बराबर क्या होगा, ए डी के, और पैरेलल भी होगा, यानी बी सी समांतर ए डी भी होगा। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, ये तो सब में रहना ही रहना है। अब इसमें एक दो चीज़ें हो गई, तीसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट इसका आएगा, देखो अब इसमें एंगल भी देखना, संलग्न कोण, ठीक है, एडजेसेंट एंगल होते हैं, लगे हुए कोण कौन से होते हैं, तो उनका ये एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180, जैसे पहले लगे हुए एंगल बताते हैं और लगे हुए भुजाएं बता देते हैं, फिर उनका बताते हैं। तो संलग्न कोण बोलते हैं इनको, जैसे लगे मतलब लगातार कोण है, यानी कंटिन्यू लगातार कोण की बात कर रहे हैं, ए और बी लगातार होंगे, बी और सी लगातार होंगे, सी और डी के लगातार होंगे, ए और डी से लगातार होंगे। ठीक है, तो एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल बी बराबर कितना होता है, 180 होगा। इसी तरह एंगल बी और एंगल सी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, और इस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 होगा, और एंगल डी प्लस एंगल ए कैसे होंगे, 180 होगा। ये समान कैसे होंगे, संलग्न कोण होंगे। ये हमेशा ये देखो, डेफिनेशन याद हो चाहे ना हो, लेकिन हमें चित्र से समझ लेना चाहिए क्या क्या है। इसके लगा हुआ कोण कौन सा है, ए, तो ए दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों ए लगा हुआ है तो इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और इतना हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट क्या होगा, हाँ इसके विकर्ण, विकर्ण बना देते हैं, इसके विकर्ण, चले अगला पॉइंट आगे लिखते हैं। ए बी सी डी, अब इसके विकर्ण बना लेते हैं, डायगोनल। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को मान लिया ओ पर काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी ये दोनों काटे एक दूसरे को, एक दूसरे काटे और दो बराबर भागों में, ए वाले विकर्ण दो बराबर भागों में, इसके बराबर हो जाएगा और ए वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लो, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी आपका क्या हुआ, OD बराबर OB और OA बराबर OC। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, और ये एक पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या होगा, विकर्ण का हो गया, और चौथा पॉइंट आपका बनेगा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण, हाँ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि विकर्ण 90 पे काटे, दूसरा जरूरी नहीं कि विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण बराबर जरूरी नहीं कि हो। ठीक है, अगर ये आयत और वर्ग हो जाएगा तो विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे, तो लेकिन अगर ये आयत और वर्ग के अलावा कोई भी चतुर्भुज बन रहा है तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे।
लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित जरूर करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो समद्विभाजित करेंगे। और दूसरा, इसके सामने सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने कोण कैसे होंगे? बराबर। तो अगला पॉइंट होगा कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के, यानी आमने सामने, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कैसे हैं? सम्मुख कोण यानी मुख के सामने के कोण, आमने सामने। ठीक है, सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर, यानी इसके सामने कौन सा? ए वाला, ए दोनों बराबर होंगे। इसके सामने कौन सा? ए वाला, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने कोण बराबर होते हैं और लगे हुए लगातार कोणों का योग 180 होता है। दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। प्रॉपर्टी याद करते जाइए, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और इसका 5वां पॉइंट देखिए, ये हो गया 1 2 3 4 5, और देख लें क्या पॉइंट बचा है। परिमाप तो सबको पता ही है, चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग, यानी आपका परिमाप क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और ए डी, ये आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परिमाप हो जाएगा। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखो, 6वां पॉइंट लिखो, यानी जब भी विकर्ण होगा, विकर्ण किसी भी कोई एक विकर्ण होगा, जैसे यहाँ बना देते हैं। चलो इसके लिए अलग से अगला पेज ले लेते हैं। चलिए अगले पेज पे बनाते हैं। चलो देखो, ए बी सी डी, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, और इसमें हमने एक डायगोनल खींचा। इसमें कितने त्रिभुज बने? 2 त्रिभुज बने। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? दो, यानी विकर्ण, उसका जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे? सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो अगला पॉइंट है नेक्स्ट, 5 6वां 7वां जो भी है, अगला पॉइंट है। चलो, इसके विकर्ण एक दूसरे को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देते हैं। यानी आपका ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी सर्वांगसम होगा कैसा? त्रिभुज ए डी सी के, ए डी सी के। और अगर इसी में अगर हम एक दूसरा डायगोनल ए वाला बना देते हैं, ठीक है, दूसरा डायगोनल इधर बना देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए वाला डायगोनल त्रिभुज को 2 भागों में बांट दिया, चतुर्भुज को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, तो दोनों कैसे होंगे? सर्वांगसम, यानी ए त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी सर्वांगसम होगा ए बी डी, ये वाला होगा बी सी डी के, त्रिभुज बी सी डी के, ये वाले त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर बोले समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो दूसरे त्रिभुज का भी उतना ही होगा। अगर इसका क्षेत्रफल कितना है? 60, तो चतुर्भुज का पूछे 60 दूना 120 हो जाएगा। ठीक है, 60 दूना 120 हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल में बताए थे, वैसे इसमें अगर विकर्ण है और ये विकर्ण इसको समांतर चतुर्भुज है, 2 बराबर भागों में बांट देता है क्षेत्रफल में। ठीक है, चलो अब इसका एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं। चलो अगले पे जाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। अगर हमने इस पे हम लंब डाल दें, लंब हमेशा, ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे ली जाती है, ये ध्यान रखना। तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। नहीं, अगर ये बेस बी, चलो ये इसको ऐसे ही रखते थे, ए बी
इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू संगत ऊंचाई, ठीक है, बेस इंटू संगत ऊंचाई, इसको संगत ऊंचाई रख लेंगे, यानी आधार इंटू संगत ऊंचाई। ठीक है, तो आधार ए भी लेंगे, आधार ए भी लेंगे तो ऊंचाई कितना ए एच लेंगे। अगर मान ले हमने आधार बदलेंगे, इधर देखो चित्र बना देते हैं, ठीक है, अगर हम आधार बदल रहे हैं तो ऊंचाई भी बदल जाएगी। चलो इसको इधर बना देते हैं, थोड़ा सा साइड, ये मान ली ऊंचाई h2 है, ये ऊंचाई h2 है, और बेस ए लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पहला क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर दूसरे अगर बेस बदलेंगे, बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस आपका BC है, तो बेस क्या होगा BC, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी h2, इसकी h1 मान लो, बेस इंटू h2 हो जाएगा, कितना होगा, बेस इंटू h2 हो जाएगा। तो अब देखो क्षेत्रफल तो दोनों बराबर ही हो गए, तो आपका अगर दो बेस हाइट पता है और बेस बताया तो ये आपको ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, चतुर्भुज क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ही चतुर्भुज है और बेस बदलेगा तो आपका क्षेत्रफल इस तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक है, बेस इंटू, यानी बेस अगर BC रखेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई उस पर 90 डिग्री होना चाहिए, ए आपका क्या है 90 डिग्री, ठीक है, और अगर बेस ए है तो इसकी ऊंचाई ए हो गई, ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल क्या है, AB इंटू H1 BC इंटू H2, तो इसलिए आपको याद रखना है आधार इंटू संगत ऊंचाई, बेस इंटू हाइट याद रखना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसी में हम मान लो, ठीक है, तो बेस बदलेगा तो आपका ये बदल जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखो एक चीज़ और देख लो, अगर मान लो हमें किसी कभी कभी ये थीटा दे देते हैं, मान लो ये थीटा एंगल है, ठीक है, और अगर ये थीटा एंगल है तो आपको कैसे रखना है, थीटा एंगल है, अब इसको एच ही रखते थे, ये 90 डिग्री है, तो अगर यहाँ साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा कितना बनेगा, साइन थीटा क्या, और लंब बटे कण, 90 के सामने कण होता है, लंब बटे कण, यानी h अपॉन क्या होगा AD, ठीक है, AD होगा, तो h बराबर कितना होगा, AD साइन थीटा निकलेगा, h बराबर कितना AD साइन थीटा, तो AB बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो AB रहेगा और AD साइन थीटा रहेगा, AD साइन थीटा। अगर कभी एंगल दिया हो और ए वाली भुजा पता हो और ए वाली भुजा पता हो तो आपको क्या करना है, हाइट निकाल के, तो हाइट ऐसे निकाल लो या फिर डायरेक्ट रख दो AD साइन थीटा रख दो, ठीक है, AD साइन थीटा, AB बराबर क्या होगा AD साइन थीटा, ठीक है, AB बराबर AD साइन थीटा हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो क्षेत्रफल इस तरह से आएगा, ठीक है, क्षेत्रफल इस तरह से आएगा, अगर एक भी, ठीक है, चलो और इसी में एक अगला प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, मान लो एक ही ट्रायंगल है, इसमें अलग से दे देते हैं, एक ही ट्रायंगल है, एक ही चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, देखो अभी हमने इस पे हाइट डाल दिया, ये इसका बेस ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी है, और इस पे हाइट डाल दी h1 है और इस पे हाइट डाल दी, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, चलो इधर अंदर ही डाल देते हैं, चाहे इसको बढ़ा दो, एक इस पे हाइट डाल दिया 90 डिग्री, h2 है, h2 है, चलो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये ए है और ये भुजा बी है, तो ए भी ए हो गई, ए भी बी हो गई, ठीक है, एक ऊंचाई h1 हो गई, ये ऊंचाई इस पे डाल देते हैं h2 हो गई। तो अगर इसमें देखो, अगर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, a इंटू h1, क्षेत्रफल क्या होगा a इंटू h1, बेस इंटू हाइट, और अगर बेस से लेंगे तो हाइट ये हो गई, तो बेस अगर b लेंगे तो हाइट कितनी हो जाए h2, और इसी चतुर्भुज का फॉर्मूला है, तो ये दो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा,
यानी आपको दो भुजाएं पता है और दो हाइट पता है, तो आपका ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए एच वन बराबर ए बी एच टू, ए एच वन बराबर बी एच टू, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगली हो गई। बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगर कोई समांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, एल है मान लिया, बी है, और इसके डायगोनल दो दिए हैं, ये D1 मान लिए, ये D2 मान लिए, तो इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद करना, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होगा 2L स्क्वायर और B स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, दो भुजाएं दे देगा और डायगोनल दे देगा, एक डायगोनल दे देगा, दूसरे डायगोनल पूछे, तो इसमें रिलेशन क्या होगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होगा 2L स्क्वायर और B स्क्वायर, 2L स्क्वायर और B स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखो, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर दो समांतर रेखाएं और एक ही आधार पर बने जितने भी चतुर्भुज होंगे, ठीक है, ये जितने भी समांतर चतुर्भुज होंगे उसके सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो भी एक ही बेस पर दो समांतर रेखाएं एल और एम समांतर हैं, तो यहाँ पे एल समांतर रेखा एम है। अब एक ही आधार पर, मान लो आधार ए बी ले लेते हैं, ये आधार क्या है, ए बी ले लेते हैं, इस आधार पे यानी इस बेस पे जितने भी आपके चतुर्भुज बनेंगे वो सबका क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। तो जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज है सी डी मान लिया, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे और चतुर्भुज लिया, बेस वही रख रहा है, ए बी ही बेस रख रहा है, ठीक है, और ये पी क्यू ले लिया। तो आधार यानी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, जरूरी है समांतर हो कुछ भी हो, ए बी सी डी का क्षेत्रफल और ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर, क्योंकि हमारा देखो हाइट हमेशा कितना 90 डिग्री होगा, हाइट हमेशा 90 डिग्री, हाइट सबकी बराबर होगी, हाइट सबकी बराबर और बेस भी बराबर है। तो एक ही आधार पर यानी बेस पर जितने भी चतुर्भुज बनेंगे और दो समांतर रेखाओं के बीच बनेंगे तो उनका क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर। तो यहाँ चतुर्भुज अगर समांतर रेखाएं हैं और बेस क्या है, ए बी, तो चतुर्भुज यानी बेस एक ही आधार, यानी बेस क्या है, आधार क्या लेना है, ए बी, बेस ए बी है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल, ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाएगा पेपर में, ऐसी क्वेश्चन आएगा, बोले एक ही आधार पर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर इसका क्षेत्रफल 60 है तो इसका कितना होगा, तो बराबर, जब आपको पता ही है कि बराबर है, एक ही आधार हो, समांतर रेखाएं हो, तो उनके बीच बने क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसी में अगली प्रॉपर्टी देख लो, यानी रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, रेखाएं कैसी हो, समांतर। तो L समांतर M होगा, L समांतर M है और हम एक ही आधार पर ले रहे हैं, A B और A C और D, एक ही आधार पर बना चतुर्भुज है और इसी के आधार पर कोई ट्रायंगल बना दिया जाए, तो मान लीजिए यहाँ पे ABCD हो गया, तो इससे आधार पर मान लो ये बीच में कहीं ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो यहाँ D मान लेते हैं। तो अगर देखो इसमें एक ट्रायंगल बना, बेस है वो, इस ट्रायंगल का बेस और इस चतुर्भुज का बेस कैसा है, बराबर है, तो इसका मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, त्रिभुज ए बी
डी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 चतुर्भुज ए बी सी डी का। अच्छा, ये डी की जगह यहाँ पी कर लो, पी कर लो, तो ए बी पी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी पी का क्षेत्रफल, ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधा हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बटे 2 हो जाएगा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हैं चतुर्भुज पैरेललोग्राम की, ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं, आप इसको याद कर लीजिए। और आगे हम इसके बाद क्या, आयत है, वर्ग है और रोम्बस, ये 3 चीज़ें हैं। फिर समलंब चतुर्भुज और जो भी आगे जो भी काइट वगैरह होगा उसका सबका एक बार बना के दे देंगे आपको वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ARRB NTPC का टारगेट बैच है आपका, और शाम को हमारी लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ा करिए। तो रात को 8 बजे मैथ की रहेगी, इसके बाद आपकी रीजनिंग की रहेगी, और सुबह 8 बजे आपको PY सीरीज मिल जाएगी RRB NTPC के लिए GS की, और शाम को 7 बजे करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हमारी सभी क्लास कैसी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।